ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 40 संतान कितनी और क्यों पैदा करें। कोई समय था जब देश की जनसंख्या बहुत थोड़ी थी, विस्तृत वन भरे पड़े थे। पशुपालन और कृषि के लिए मनचाही जमीन उपलब्ध थी। तब अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या बड़ी होना उपयोगी था। जंगली जानवरों और दस्युओं से निपटने में भी वे समर्थ रहते थे, जिनका परिवार बड़ा था। उन दिनों पुत्र का जन्म संतान की वृद्धि एक दैवी कृपा मानी जाती थी। इन दिनों देश की जनसंख्या खतरे के चिन्ह तक बढ़ गई है। हर मनुष्य के हिस्से में इतनी कम भूमि आती है जिससे पर्याप्त अन्न उत्पादन के लिए सिर तोड़ परिश्रम करने पर भी विदेशों से कर्ज उधार तथा बदले में अति आवश्यक वस्तुएं देकर किसी प्रकार पेट पालना संभव होता है। अनाज की महंगाई आकाश को छू रही है। दूध, घी देवताओं को दुर्लभ हो रहा है। चाय और डालडा से इन पदार्थों की स्मृति जिंदा है। जिस क्रम से आबादी बढ़ रही है, उसे देखते हुए अगले दिनों अन्न की कमी, महंगाई, दूध घी की दुर्लभता बढ़ेगी। मनुष्यों के लिए ही जब निवास व अन्न कठिन हो जाएगा तो बेचारे पशु कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे। 50 वर्ष पूर्व और आज की परिस्थिति में इस जनसंख्या की वृद्धि ने जमीन आसमान जितना अंतर उत्पन्न कर दिया। यह क्रम चक्रवृद्धि क्रम से बढ़ रहा है। अस्तु अगले दिनों यह विपन्नता और भी अधिक बढ़ेगी। उद्योग धंधे, व्यापार, शिक्षा, सवारी आदि के साधन कितने बढ़ाए जाएं, आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उसे देखते हुए वे कम ही पड़ते चले जाएंगे और दरिद्रता से लेकर अव्यवस्था तक असंख्य समस्याएं बढ़ती और उलझती चली जाएंगी। निवास, बेरोजगारी, चिकित्सा की गुत्थियां अब भी पेचीदा हो रही हैं। अगले दिनों तो वे न सुलझने की स्थिति में जा पहुंचेंगी। संतान की संख्या बढ़ाना आज की परिस्थिति में अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में विपत्तियों को सीधा आमंत्रण देना है। महंगाई और अपर्याप्त जीविका के कारण बच्चों के निवास, खेल कूद के लिए स्थान कम मिलता है। उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। महंगी शिक्षा और चिकित्सा के कारण न उनकी समय के अनुरूप ऊंची पढ़ाई की व्यवस्था बन पाती है और न चिकित्सा का समुचित प्रबंध होता है।
ऐसी दशा में कौन आशा करेगा कि इन ढेरों बच्चों का समुचित विकास एवं पोषण एक औसत दर्जे का आदमी कर सकता है। उंगलियों पर गिने जाने वाले अमीरों की बात दूसरी है। सर्वसाधारण के लिए तो यह भार जितना बढ़ेगा उतना ही असह्य बनेगा। समय कम और बच्चे अधिक होने पर उनकी ओर समुचित ध्यान भी तो नहीं दिया जा सकता। उनका स्वभाव, संस्कार, स्वास्थ्य सुविकसित करने के लिए अभिभावकों को पूरा ध्यान देना संभव नहीं। इसलिए वे बेचारे जंगली घास फूस की तरह बढ़ते, अपनी मौत मरते जीते और संस्कारी कुसंस्कारी बनते रहते हैं। ऐसे बालक सारे परिवार के लिए, समस्त समाज के लिए एक सिर दर्द ही रहते हैं। कुमार्गगामी या अस्वस्थ हो गए तब तो उन्हें एक विपत्ति एवं अभिशाप ही कहा जाएगा। काम उतना ही हाथ में लेना चाहिए जो ठीक तरह निभाया जा सके। बच्चे उत्पन्न करना क्रीड़ा विनोद मात्र नहीं है, उसके पीछे भारी उत्तरदायित्व लदे हैं, जो उसे ठीक तरह वहन कर सकने में समर्थ हैं। उन्हें ही यह बोझ उठाने का साहस करना चाहिए। अन्यथा बिना आगा पीछा सोचे संतान बढ़ाते जाना अपने लिए, बच्चों के लिए और समस्त समाज के लिए संकट प्रस्तुत करने का अपराध ही माना जाएगा। संतान संख्या को बढ़ाना अपनी पत्नी के साथ प्रत्यक्ष अत्याचार है। बच्चे को 9 महीने पेट में रखना, उसका शरीर अपने रक्त मांस से बनाना, प्रसव पीड़ा, दूध पिलाना और अधूरी नींद ले पाना माता के लिए एक असाधारण भार है। उसकी पूर्ति के लिए उसे बहुमूल्य पौष्टिक भोजन, विश्राम तथा कई तरह की सुविधाएं चाहिए। ये न मिलें और एक के बाद दूसरे बच्चे जल्दी जल्दी पैदा होते चले जाएं तो निश्चित रूप से उस माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अपने देश की 1/4 स्त्रियों का स्वास्थ्य इसी कारण खराब है। उन्हें अनेक तरह के भीतरी रोग घेरे रहते हैं। जवानी 2-4 वर्ष के भीतर चली जाती है और देखते देखते बुढ़ापा आ घेरता है। प्रसव काल में अगणित स्त्रियां मरती हैं। दुर्बल शरीरों के लिए यह भार आखिर क्या परिणाम उत्पन्न कर सकता है? यह स्पष्टतः एक हत्याकांडों की श्रृंखला है। जो जिस वजन को उठाने में असमर्थ हैं, उसके ऊपर लादते ही चले जाएं तो आखिर बेचारे को मरना ही पड़ेगा। हम कहने भर को ही अपनी पत्नी से दिखावटी प्यार करते हैं। व्यवहार हमारा कसाई जैसा होता है। प्रजनन के भार से कराहती हुई, बेमौत मरती हुई, अनेक रोगों के ग्रस्त महिलाओं की अगणित आत्माएं अपने पतियों के नृशंस अत्याचारों की शिकार होती हैं। भले ही कोई इस तथ्य की उपेक्षा करे, पर सच्चाई तो अंततः सच्चाई ही रहेगी। दुर्बल माताएं चिड़चिड़ी
दुर्गुणी और रुग्ण संतान ही उत्पन्न करेगी। उससे किसी परिवार का प्रसन्नता अनुभव करने का नहीं, विपत्ति का ही मुख देखना पड़ेगा। अच्छा हो हम समझ से काम लें और प्रस्तुत परिस्थितियों को देखते हुए संतान की संख्या वृद्धि का संकट मोल लेने से पहले 1000 बार उस जिम्मेदारी के संबंध में विचार करें। यदि अपनी पत्नी की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति इसके लिए हर दृष्टि से उपयुक्त हैं तो आगे बढ़ें, अन्यथा कदम रोक लेने में ही दूरदर्शिता है। अच्छा हो लड़के और लड़कियों के विवाह बड़ी आयु में किए जाएं। अच्छा हो वानप्रस्थ की परंपरा फिर चले और 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति प्रजनन क्रिया से मुंह मोड़ ले। अच्छा हो जिनके बच्चे नहीं होते उनकी सब लोग मिलजुल कर प्रशंसा करें और उनके सौभाग्य को सराहें। अच्छा हो पहला बच्चा देर से उत्पन्न करें और 2 बच्चों के बाद उस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए। जिस तरह भी हो हमें जनसंख्या वृद्धि को निरुत्साहित ही करना चाहिए। आज की परिस्थिति में बच्चों को बढ़ाना सौभाग्य सूचक नहीं, दुर्भाग्य का प्रतीक बन गया है। प्राचीन काल में संतान की कामना और प्रार्थना की जाती हो, उनके जन्म का उत्सव मनाया जाता हो तो बात समझ में आती है, पर आज भी उसी तरह सोचना अनुपयुक्त है। 1 रुपये के 20-30 सेर गेहूं बिकने के दिनों की बात आज 5 सेर भाव के गेहूं के दिनों में ज्यों की त्यों लागू नहीं की जा सकती। तब संतानहीन अभागे कहे जाते थे, पर आज तो सच्चे अर्थों में वे ही भाग्यवान हैं। उन्हें देशभक्त एवं पुण्यात्मा कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय संकट को बढ़ाने का पाप नहीं किया। अपना देश मूढ़ मान्यताओं के जंजालों में जकड़ा हुआ है। इसमें लोग 5000 वर्ष पुराने ढर्रे पर ही अभी भी सोचने के आदी हैं। विवाह होते ही संतान की शीघ्रता पड़ती है। जिसने बच्चा पैदा कर लिया उसने किला जीत लिया। जो उससे बचा रहा वह अभागा और अभावग्रस्त समझा गया। असंख्य नर नारी इसी मूढ़ विचारधारा में प्रवाहित होकर संतान के अभाव में रोते कलपते पाए जाते हैं। संतान न होने पर पति पत्नी अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। शिशु पालन से बचे हुए समय और धन को समाज सेवा की, ज्ञान यज्ञ जैसी अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में व्यय कर सकते हैं और अपना लोक परलोक हर दृष्टि से शानदार बना सकते हैं। बेटे से वंश चलने और पिंड मिलने वाली बात दिल लगी बाजी जितना ही महत्व रखती है। पिंड अपने ही सत्कर्मों का मिलता है, बेटे का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। वंश अपने यश का चलता है, अन्यथा 3-4 पीढ़ी के बाद तो अपने ही वंश और अंश के लोग नाम भूल जाते हैं। फिर आगे उसके चलने की
क्या आशा है? हम आज की परिस्थितियों को समझें और संतान उत्पादन का उत्तरदायित्व तभी वहन करें जब उसकी योग्यता एवं क्षमता अपने में हो। ऐसी दशा में भी संख्या न्यूनतम ही रखना उचित है। प्रश्न 1. प्राचीन काल में संतान की संख्या वृद्धि पर जोर क्यों दिया जाता था? 2. आजकल परिवार नियोजन कर संतान की संख्या कम करने की आवश्यकता क्यों है? 3. आज के बालक समाज के लिए समस्या क्यों बनते जा रहे हैं? 4. अपने देश में स्त्रियों के निरंतर गिरते जाने वाले स्वास्थ्य का मूल कारण क्या है? 5. विवाह की आय में वृद्धि क्यों आवश्यक है? 6. वानप्रस्थ आश्रम का पुनः प्रारंभ किस लिए जरूरी है? 7. जनसंख्या कम करने के व्यावहारिक उपाय क्या है? 8. सिद्ध कीजिए कि आधुनिक युग में संतान वृद्धि की कामना एक मूढ़ मान्यता है। पाठ 40 समाप्त।